हाँ जी, आ जाओ। ये आपकी होमवर्क स्लाइड है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बेस पे आपसे सारे हो जाएंगे, डोंट वरी। आइए जी, लेके राम जी का नाम। अपने इस कोर्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है प्रोनाउन, और उसकी पहली टाइप अपन पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये आपने सुन रखा होगा पहले, आई वी यू ही शी इट दे, ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एक बार इनमें बताना क्या आएगा। ही आएगा कि हिम आएगा, इधर ही आएगा कि हिम आएगा, बताना जरा एक बार। थोड़ा सा बताना जरा, इसमें क्या आएगा। मुझे नहीं लगता क्लास का एक भी बच्चा होगा जिसको ये बात ना समझ में आ रही हो यहाँ पे क्या आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ही क्यों आएगा, जवाब है आपके पास, आंसर सबको पता है। आंसर तो क्लास के हर बच्चे को पता है कि यहाँ पे ही आएगा, हिम नहीं आएगा। यहाँ पे हिम आएगा और यहाँ पे हर आएगा, हर बच्चे को पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्यों, तो क्या इस बात का जवाब है आपके पास? बच्चे सिंपल सी बात है, देखो। ब्रेक ब्रोक ब्रोक वर्ब हो गया, है ना। वर्ब हो गया, एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, तीन फॉर्म होती है, वर्ब हो गया। एक्टिव वॉइस है, बी की फॉर्म प्लस वी थ्री तो है नहीं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। सेंटेंस का मैंने मीनिंग निकाला, उसने ग्लास तोड़ा, तोड़ने का काम किया ही ने, यानी वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में लिखोगे। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। देखना जरा एक बार, सब्जेक्ट बनाना हो तो ये लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ये लिखे जाते हैं। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ही सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है, शी सब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है। इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। दे सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव है। इतनी सी बात है। तो भैया सीधी बात ये थी कि यहाँ पे ये वर्ब है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, इसलिए मुझे सब्जेक्ट की जरूरत थी। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर इसकी बात करें तो पनिश्ड वर्ब है, टीचर सब्जेक्ट है, किसको पनिश किया, इसको पनिश किया, ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे। यानी यहां पर ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही नहीं आ पाएगा। इस सेंटेंस की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये बैग इसका ऑब्जेक्ट है, ये दिस आपको याद होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, हाँ कि ना। ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी ये क्रॉस और ये टिक। होमवर्क वाली बात में एक चीज मैं बोलना भूल गया बच्चे, होमवर्क तभी पॉसिबल होगा जब वो चैप्टर की क्लासेस ज्यादा होंगी, है ना। अगर वो टॉपिक ही इतना छोटा सा है कि वो एक या दो ही क्लास में खत्म हो रहा है, मेरी बात आई समझ में। होमवर्क में मैं एक बात बोलना भूल गया था। अब मान लो एक छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन टैग, छुटका सा, एक ही दिन का टॉपिक है, तो उस दिन का क्या होमवर्क दूंगा, उसकी तो डायरेक्ट प्रैक्टिस शीट ही मिलेगी। आई बात समझ में। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी 5 6 7 क्लास लगनी है, तो उसके अंदर आपको होमवर्क मिलेगा। ये समझ लो कि प्रैक्टिस तो होगी ही होगी। जो उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा कह लो कि ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है आपकी। उसके अलावा समझ लो कि ये एक्स्ट्रा एक प्रैक्टिस है, ठीक है। कह लो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया, जितने मैंने कराने थे उससे ज्यादा हो गए, ठीक। हाँ, बस पॉसिबल तभी हो पाएगा जब कुछ कुछ कंटेंट हो तो सही उस चैप्टर में। पता चले कि टॉपिक ही 20 मिनट का है, उसको शीट में कल कराना ही है, तो फिर उसकी क्या डीपीपी मिलेगी, ठीक है। आ जाओ। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है, अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो इन पर बेस्ड है, ठीक। ये वाला जो है ये तो बिल्कुल आसान सी बात है बच्चे, सिंपल सी बात है। अगर आपको सब्जेक्ट बनाना हो तो सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। सब्जेक्ट चाहिए हो तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट चाहिए हो तो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, आज की जो आपकी डीपीपी है ना, आज की जो आपकी डीपीपी है वो आपको साथ साथ ही लगवा के दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ी सी मेरी बात समझ में आए। ये पहला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या पढ़ाया मैंने, बोला ही 2 मिनट है, सिर्फ सिर्फ 2 मिनट तो बोला है मैंने। और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, करना एक बार जरा।
हाँ जी, फिर बता रहा हूं बच्चे, वो जो मैंने बातें लिखी ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव, वो समझने के लिए होती, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब वो काम नहीं करना, नहीं तो पेपर में तुम ऐसे यही सोचते रह जाओगे ये और लोग करके निकल जाएंगे पेपर। पेपर में आपको सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ना है, मीनिंग निकालना है और फिर इसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है। ठीक है, रश्मि एंड मी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप टू मनाली। अभी इसमें देखो ये प्लान टू गो, ये इन्फिनिटिव आ रहा है, ये पढ़ाया थोड़ी है, कहीं इसको तोड़ने लग जाओगे तो तुम तो पागल हो जाओगे। 5 दिन बेसिक पढ़ के अपने आप को शेक्सपियर नहीं समझना है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह है कि रश्मि और मैं प्लान कर रहे हैं कि एक रोड ट्रिप पे जाएंगे मनाली को। ठीक है, काम हो रहा प्लान करने का, प्लान कौन कर रहे हैं? रश्मि और मैं। कौन प्लान कर रहे हैं? रश्मि और मैं, यानी हम सब्जेक्ट हैं, डूअर एम सब्जेक्ट हैं, तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव केस आएगा। रश्मि जो नाउन है उसका तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, कुणाल को चाहे सब्जेक्ट बना लो चाहे ऑब्जेक्ट बना लो, स्पेलिंग सेम रहेगी। लेकिन आई मी तो अलग अलग है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां पर आई का यूज होगा। अब ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है और ये कितना, अब तुम कहोगे सर मजाकी था ये तो, इसको करना जरा 3 नंबर को, 3 नंबर को करना जरा, इससे थोड़ा आपका मोराल बूस्ट होगा कि यार प्रीवियस ईयर के सवाल मेरे से देखो कितने इजीली हो रहे हैं। आई बॉट दी स्वीट्स फॉर यू एंड आई, मैंने ये मिठाइयां खरीदी हैं तुम्हारे और मेरे लिए, मैं ये मिठाइयां खरीद के लेके आया हूं तुम्हारे और मेरे लिए। अब तुम्हें पता कि फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, लेकिन आई का तो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है ना। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एंड से जोड़ रहे हो तो दोनों ऑब्जेक्ट बनेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस तो सेम होता है, लेकिन इसको तो मी करना पड़ेगा। ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। क्वेश्चन नंबर 6, फिर बता रहा हूं बच्चे, जो चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस करानी होती है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे दिए हुए हैं ऐसे करके, वो भी कराऊंगा। ये फ्री है, ये समझ लो, ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए, मौज लो तुम। मेरा तो काम बढ़ गया डेली का, पहले सारे प्रीवियस ईयर में से पर्टिकुलर छांटो, प्रोनाउन के कौन से हैं, प्रोनाउन में से उस टॉपिक के कौन से हैं, फिर उनको स्लाइड पे सेट कराओ। रोज का 1 घंटे का काम बढ़ा दिया तुमने मेरा, लेकिन तुम्हें मजा आ जाएगा। प्लीज क्लीन योर रूम फर्स्ट, पहले अपना रूम साफ करो और फिर नीचे आकर मुझसे मिलो। ठीक है, अब यहां पे मीट वर्ब है, मीट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है मीट का? यू को ही बोला जा रहा है, देखो यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट है ना, इंपेरेटिव है ये। तुम पहले कमरा साफ करो और फिर तुम मुझसे आके मिलो, यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट है इसका। मीट वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो मी आएगा, इतनी बात तो समझ में आई आपको। ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो मी आएगा, इतनी बात तो समझ में आई। अच्छा, यानी ये वाला तो रेस से बाहर हो गया सीधा का सीधा, हाँ कि ना। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू है, इंपेरेटिव लगा हुआ था ना, ये याद करो। इंपेरेटिव के अंदर अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है, और यू कैसी वर्ब लेता है? यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, चाहे सिंगुलर को रेफर करे चाहे प्लूरल को रेफर करे। एक आदमी के लिए भी यू कह सकते हो, यू केम लेट, 5 लोगों तो भी कह सकते हो यू केम लेट, लेकिन यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है, ये याद करना है। इन कामों के लिए अंग्रेजों को रैपट ही रैपट पढ़ने चाहिए वैसे भी। भैया यू एक ही वर्ड बना दिया तुमने, एक ही वर्ड बना दिया यू, वही एक वचन के लिए आ रहा है, वही बहुवचन के लिए आ रहा है। कम से कम यही ऑप्शन दे देते कि वर्ब सिंगुलर लगाएं तो मतलब एक हो जाएगा, कि एक से बात हो रही है, प्लूरल लगाएं तो मतलब ये हो जाएगा ज्यादा से बात हो रही है, वर्ब भी दोनों के लिए सेम रहेगी। हद मुंह रखता है भाई, ठीक। लेकिन क्या करें, उधार की भाषा भैया जैसे उन्होंने बना दी पढ़नी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए कि भाई इस मीट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो यू है ना, इस मीट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो यू है। तो इसका मतलब यहां पर मीट वर्ब को प्लूरल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू तो प्लूरल वर्ब लेता है, इसमें तो मीट्स लिखा हुआ है।
इसके अंदर आईएनजी फॉर्म आ रही है। आईएनजी फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट लिखते हो कि आई प्लेइंग क्रिकेट लिख दोगे? आईएनजी फॉर्म जो होती है V1 प्लस आईएनजी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब। कोई दिख रही है हेल्पिंग वर्ब? लो जी, आंसर ये आ गया। क्लियर हो गया? ये जो THAN होता है और EN होता है, इनमें फर्क होता है। ये जो दैन होता है ना, AN वाला, ये आता है ऐसे सेंटेंसेस में, ही इज टॉलर देन आई, वो वाला देन, ये कंजंक्शन होता है। और ये देन होता है तब, जैसे होता है ना, ही केम इनटू द रूम एंड देन डिड दैट, और तब उसने ये काम किया, ये तब वाला मीनिंग देता है। तो यहां पे इस देन में भी गलती थी। क्लियर हो गया जी? चलो, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इतनी सी बात के ऊपर वो हमने 4 प्रीवियस ईयर सवाल रगड़ दिए। अब आगे आ जाइए, अब हम अगली बात पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगली बात पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे जो एरर बनेंगे, ये जो टॉपिक है ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ये है पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, इस टॉपिक पर कैसे सवाल बनते हैं जरा समझने की कोशिश करना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर कैसे सवाल बनते हैं वो समझ में आ गया? क्या करेगा? चाहिए था सब्जेक्ट लगा देगा ऑब्जेक्टिव केस, चाहिए था ऑब्जेक्ट लगा देगा सब्जेक्टिव केस। इस पर कैसा सवाल बनता है, क्लियर आ गया? अब बात करते हैं अपन इस टाइप की कि इन पर कैसा सवाल बनता है। मुझे बताओ, एडजेक्टिव क्या काम करते थे भाई साहब? एडजेक्टिव एक नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते थे, हाँ कि ना? प्रोनाउन क्या काम करते हैं भाई साहब? सर एक नाउन की जगह पे आते हैं, है ना? तो जब एक नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बतानी हो तो एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है। जब अपने को नाउन ना लिखना हो, उसकी जगह पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह बनने के लिए काम में लेना हो, तो प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। इतनी बात हर बच्चे को पता है, हाँ कि ना? अब जरा समझना, साथ में एक वर्ड लिखा हुआ पजेसिव, साथ में एक वर्ड लिखा हुआ पजेसिव। पजेशन एडजेक्टिव की भी बहुत सारी टाइप थी ना, क्वालिटी बताने वाला, क्वांटिटी बताने वाला, प्रॉपर वाला, न्यूमरल वाला, ये सब। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते थे? पजेशन बनाते थे। माई कार, माई हाउस, माई वाइफ, माई टी शर्ट, है ना? माई लिख लो, चाहे कोई भी लिख लो इनमें से। आर कार, आर हाउस, योर डॉग, योर वाइफ, हिज वाइफ, हिज मार्क्स। ये क्या कर रहे हैं? एक नाउन के साथ लगकर उस पर पजेशन बना रहे हैं। ठीक, और प्रोनाउन क्या कर रहा है? प्रोनाउन बच्चे तब लगेगा जब मान लो एक नाउन है, उसको रिपीट होने से बचाना और साथ में पजेशन भी बनाना है, तब ये वाले वर्ड यूज होंगे। ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको इस सेंटेंस से। एक बार तसल्ली से इस सेंटेंस को देखो, और तुम्हारे जो दिमाग में जो फितूर है वो मैं अभी निकाल देता हूं बच्चे। आंसर है इसका योर, लो। ठीक, और यहां पे माई कट के माइन आएगा। आंसर हर बच्चे को पता है बच्चे। बहुत हल्की बातें हैं, बहुत छोटी और बहुत हल्की पपलू बातें हैं। तो आंसर, मेरा मेन मकसद नहीं है कि आप आंसर बता दो, मैं ये चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि मैंने ये ना लिख के यही क्यों लिखा, यहां पे मैंने ये ना लिख के माइन ही क्यों लिखा। सोचो एक बार, एक ट्राई करो अपने आप से एक्सप्लेन करने की, फिर मैं करता हूं, करो ट्राई। आशीष बच्चे, यू रिसीवर कैसे है उसमें? तुम पहले कमरा साफ करो, वो डूअर है। हाँ जी, आई लाइक योर स्लैश योर्स बैग बट यू डोंट लाइक माई। ठीक, आओ करें इसको। लाइक वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। आई लाइक व्हाट, क्या पसंद है मुझे?
मुझे बैग पसंद है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ के ना। आई लाइक वट, वर्ब से वट या होम के रिप्लाई क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब वो सब बचकानी बातें तो करनी छोड़ दूं ना, वो सब बचकानी बातें तो करनी छोड़ दूं कि भैया आई प्रोनाउन है, बैग नाउन है, टाइप कॉमन है, वो सब तो कर लोगे। अब भरोसा कर सकता हूं इतना तुम पे। यू सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, लाइक मेन वर्ब है। और ये दो क्लॉज बन गए क्योंकि दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई, तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए ये कंजंक्शन है। मुझे नहीं लगता कि क्लास के किसी बच्चे को इतना तोड़ने में कोई दिक्कत आई होगी। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे अगर पूछूं, एक नाउन के साथ लगकर पजेशन बनवाना है, मुझे तेरा बैग, आई लाइक यूर बैग, मुझे तेरा बैग पसंद है, एक नाउन के साथ लगकर उस पर पजेशन बनवाना है, तो पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा कि प्रोनाउन लगेगा। ये योर वाला एडजेक्टिव है, योर्स वाला प्रोनाउन है। एक बार इस टेबल पे नजर मारेंगे अच्छे से, ज्यादातर में तो अगर आप देख पा रहे हैं, देखो आर आर्स, योर योर्स, अक्सर एस लग के बन रहा है, हर हर्ष, यहाँ पे हर्ष आएगा बच्चे, यहाँ पे हर्ष आएगा, टाइपिंग एरर था। समझने की कोशिश करिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। आर आर्स, योर योर्स, देयर देयर्स, हर हर्ष, ज्यादातर में एस लगा के चल रहे हैं, ठीक। बाकी माई माइन आर आर्स, सिंपल सा बच्चे, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास कि नाउन के साथ लगकर पजेशन बनाने का काम, नाउन के साथ लगकर पजेशन बनाने का काम जो है भैया, वो पजेसिव एडजेक्टिव करेगा, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कहां लगते हैं, पजेसिव प्रोनाउन लगते हैं जो सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, ये सब काम करे, वो थोड़ी कराना। यहाँ तो नाउन आगे लिखा हुआ, तो प्रोनाउन कैसे आ जाएगा। आ रही है कुछ बात समझ में। प्रोनाउन का काम है नाउन की जगह पे आना, नाउन के साथ लगकर डिस्को डांस करना थोड़ी। तो भैया यहां पर ये पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है और योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। मुझे यहां पर नाउन के साथ लगकर उस पर पजेशन बनाना था, तो इसकी नहीं इसकी जरूरत है, इसलिए ये नहीं ये आया, जो कि इसके साथ लगकर इस पर पजेशन बना रहा है। ऐसी अगर इसकी बात करें तो लाइक वर्ब है, अरे लाइक वर्ब है, अगर लाइक वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे। ये तो एडजेक्टिव लिख दिया आपने, माई तो एडजेक्टिव होता है। क्या एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बनते हैं क्या, क्या एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बनते हैं क्या, नहीं बनते ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना तो नाउन प्रोनाउन का काम है। तो यहां पर मुझे चाहिए क्या, आई लाइक योर बैग, आई लाइक योर बैग, मुझे तुम्हारा बैग पसंद है लेकिन तुम्हें मेरा बैग पसंद नहीं है। अब मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूं, देखो लाइक वर्ब है, लाइक वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, लाइक वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं, ठीक है। माई गलत है ये तो सबको पता लग गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, माई तो एडजेक्टिव होता है। ये माई शब्द एक एडजेक्टिव था, मुझे यहां पर चाहिए था एक नाउन या प्रोनाउन, इसलिए माई तो गलत है। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, क्या यहां पर मी लिख सकते हैं, क्या यहां पर माई बैग लिख सकते हैं, और सी ऑप्शन है क्या यहां पर माइन लिखें। सोचिए जरा एक बार थोड़ा सा। अब जो 5-7 बच्चे काफी देर से कमेंट कर रहे थे, सर माई बैग लिख सकते हैं, माई बैग लिख सकते हैं। अरे बालक, मैं यही तो कह रहा हूं, नया लौंडा नहीं हूं, 12 साल हो गए। जो तुझे पूछना है वो मैंने कोर्स का पार्ट बना लिया है। ये कमेंट करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट खो देगा तू। एक बार मेरे पे भरोसा करके देख, तेरे डाउट बचेंगे ही नहीं। जो तेरे दिमाग में आ रहा है वो बोर्ड पे छप जाएगा 2 मिनट बाद, तेरे पूछने से पहले। सोचो एक बार, लाइक वर्ब है, लाइक वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो इनमें से क्या लिख सकते हैं हम। देखो मी ग्रामेटिकली ठीक हो सकता है, लाइक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन है, लेकिन सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकलेगा। मुझे तेरा बैग पसंद है लेकिन तुझे मैं पसंद नहीं हूं। अरे बैग की तुलना तो बैग से होगी ना यार। इस सेंटेंस का कोई सिर पैर है, कोई मीनिंग निकल रहा है इसका ढंग का, कि मुझे तेरा बैग पसंद है लेकिन तुझे मैं पसंद नहीं हूं, है बैग की तुलना मेरे से, क्या कोई सेंटेंस का मतलब निकला। तो ये वाला हमने क्रॉस कर दिया मीनिंग की वजह से, कि मीनिंग सही नहीं दे रहा, ये मीनिंग गलत दे रहा है। हाँ ये दोनों जो हैं वो सेम मीनिंग देंगे, कि आई लाइक योर बैग बट यू डोंट लाइक माई बैग लिख दें, चाहे माइन लिखते हैं। माइन का मतलब भी तो माई बैग है। ये माइन का मतलब क्या है, होता क्या ना, हमने आज तक ये थोड़े से इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, देखा नहीं,
तो हमें ना यही लगाने का मन करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा ये माइन जो है ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, ये जो माइन है यह एक पजेसिव प्रोनाउन है, हाँ कि ना? पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं जी? ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आए और साथ में पजेशन भी बनाए, यही होते हैं ना। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आए और साथ में पजेशन भी बनाए, यही होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं पजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन? तुम्हें लग रहा होगा सर मैथ की क्लास लग रही है। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे आए। और जैसे पजेसिव एडजेक्टिव पजेशन बनाते हैं, इसका नाम पजेसिव प्रोनाउन रखा तो कुछ सोच के रखा होगा ना। पर्सनल प्रोनाउन का नाम पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन को आई वी यू ही शी इट दे इनको रेफर कर रहे, ऐसे इसका नाम अगर पजेसिव प्रोनाउन रखा है तो कुछ पजेसिव प्रोनाउन रखा तो कुछ सोच के रखा होगा ना, पजेशन बनाता होगा। और जो नाउन के साथ लगकर पजेशन बनाए वो एडजेक्टिव होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कि माइन इक्वल टू माई प्लस नाउन, हाँ के ना? जिस नाउन की बात हो रही होगी वो अंडरस्टूड हो जाता है। बात हो रही है बैग की, तो क्या कह सकता हूं कि माइन इक्वल टू माई बैग, बोलो। तो समझना बच्चे, ग्रामेटिकली ये माई बैग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ग्रामेटिकली माई बैग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन हम प्रेफर करेंगे इसको क्योंकि ये छोटा है, कंसाइज है। अगर आपको बैग 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 ही बार बार लिखना था फिर तो प्रोनाउन जिंदगी में लगाओगे ही नहीं कभी। प्रोनाउन क्यों बनाए गए थे? प्रोनाउन बनाए गए थे इसलिए भैया कि नाउन को रिपीट होने से बचाना है। इस लॉजिक से, ये जो लॉजिक है इस लॉजिक से तो कभी आप प्रोनाउन लगाओगे ही नहीं। बोलो, बात आई क्या समझ में? हाँ जी। मैं ये नहीं कह रहा कि माई बैग लिख दोगे तो कोई गलती है, लेकिन बच्चे नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए तो प्रोनाउन बनाए गए हैं। तो इस लॉजिक से यहां पर यह ध्यान रखना एक चीज, सिंगल टिक और डबल टिक का मतलब होता है कि ठीक ये भी है, चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो हमेशा इसी को प्रेफर करना है। अकेला यही ऑप्शन हो तो ऑब्वियस बात है फिर तो यही भरा जाएगा। दोनों ऑप्शन हो तो भी इसी को प्रेफर करना है। डबल टिक का मतलब है कि ये प्रेफरेंस है। क्लियर हो गया? तो क्या अब हमें क्लैरिटी आई? क्या अब हमें क्लैरिटी आई कि भैया यहां पे ये क्यों लगा, यहां पे योर ही क्यों लगा और यहां पे माइन ही क्यों आया? फिर से देख लो, एक नाउन के साथ लगकर पजेशन बनाने का काम पजेसिव एडजेक्टिव किया करते हैं, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए था जो कि नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ना कि एडजेक्टिव। ये क्यों रिजेक्ट किया? मीनिंग गलत देगा। मुझे तेरा बैग पसंद है, तुझे मैं पसंद नहीं हूं, क्या सेंस है इस बात का? इसको क्यों नहीं प्रेफर कर रहे? क्योंकि भैया इसमें नाउन रिपीट हो रहा है। नाउन रिपीट ना हो इसीलिए तो प्रोनाउन बनाए गए थे। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पे एक छोटी सी बात, वैसे तो मुझे लगता है आप लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देता हूं, मैंने बेसिक में भी बोली थी। आई वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जो बात को कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं आई कंप्लीटेड द टास्क, वी विल गो देयर, जो बात को कहते हैं ये स्पीकर होते हैं, बात को बोलने वाले। सेकंड पर्सन होता है जो बात को सुनता है, लिसनर, यू। थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात करी जाती है, ये स्पीकर। जब कोई बोल, जो स्पीकर होते हैं जो कहते हैं वो फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन यू, और जिनके बारे में बात करते हैं मतलब आई यू को बताए कि ही इज इंटेलिजेंट, तो ये आते हैं थर्ड पर्सन के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले सेंटेंस में कराया डिट्टो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है, करना जरा। सेम कॉन्सेप्ट है, करो ट्राई। फिर बता देता हूं बच्चे, आंसर बहुत आसान बात है। सर यहाँ पे आर्स नहीं आर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे योर नहीं योर्स आएगा। आंसर आप सबको पता है। मैं चाहता हूं कि दिमाग के अंदर क्लैरिटी हो कि मैंने ये क्यों लगाया, आर्स काट के आर मैंने क्यों किया। ये बात आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्यों किया का जवाब होना चाहिए आपके पास। सोचो एक बार।
हाँ जी, आर्स डॉग कैन इजीली डिफीट योर इन अ रेस। हमारा कुत्ता बड़ी आसानी से हरा सकता है तुम्हारे वाले को एक रेस में। ये सेंटेंस का मतलब ये, हाँ के ना? ब्रेक करना शुरू करूं इसको। ये जो डॉग है जी, ये सब्जेक्ट हो गया। कैन, कुड, मे, माइट मॉडल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गए। इजीली एडवर्ब हो गया, कौन सा, मैनर वाला, कोई काम कैसे हो रहा है। डिफीट क्या हो गया जी, मेन वर्ब हो गया। इन प्रीपोजिशन हो गया, और ये रेस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात में किसी को कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट। भैया एक नाउन के साथ लगकर पजेशन बनाने का काम कौन करता है? पजेसिव एडजेक्टिव करता है कि पजेसिव प्रोनाउन करता है? ऑब्वियस बात है, प्रोनाउन का काम है नाउन की जगह पे आना, नाउन के साथ लगकर डिस्को डांस करना थोड़ी। तो भैया यहां पर हमें ये जो वर्ड है यह एक पजेसिव प्रोनाउन था, और हमें पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। हमें तो यहां पर एक पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है। ये आर शब्द एक पजेसिव एडजेक्टिव है। नाउन के साथ लगकर उस पर पजेशन बनाने का काम पजेसिव एडजेक्टिव किया करते हैं, इसलिए यहां पर आर्स कट के आर हो गया। ठीक है, इस पे आ जाइए। हमारा कुत्ता जो है वो बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता है तुम्हारे वाले को। ठीक, एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चे, जैसे एक ये बच्ची है, थोड़ा सा दौरा आ गया है इसको। शीट पहले दे दो वो कैब की, शीट पहले दे दो वो कैब की। बच्चे तेरे को कुछ भी पहले मिल जाएगा, सीख तो फिर भी नहीं पाएगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस पर ध्यान थोड़ी है तेरा। 150 बार कमेंट कर चुकी है। ठीक है, तो डांट बराबर पड़ती मेरी क्लास में, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अगर बेवकूफाना हरकत करोगे तो। वो कैब की क्लास बोला है ना, स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया कब मिलेंगी, कैसे पढ़नी है। यहाँ पे फोकस कर लो। माँ बाप के पैसे खराब मत कर बच्चे, तेरे पास वैसे भी समय कम है, लड़कियों के पास वैसे भी समय कम होता है। ठीक, तू तो फोकस कर कम से कम, तेरे पे और ज्यादा प्रेशर है लड़कों से, मूर्खता मत कर। आर डॉग कैन इजीली डिफीट योर इनर रेस। ठीक है, हमारा जो कुत्ता है वो बड़ी आसानी से हरा सकता है तुम्हारे वाले को एक रेस के अंदर। अब फिर से वही बात कि डिफीट वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, डिफीट वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए। योर तो क्या है, योर तो पजेसिव एडजेक्टिव है, हाँ कि ना? तो बच्चे फिर तो गड़बड़ है। फिर से मैं वही आपको ऑप्शन देता हूं, जरा मुझे बताओ, क्या यहां पर यू लिख सकते हैं? क्या यहां पर योर डॉग लिखें क्या, या फिर यहां पर योर्स लिख दें? इस बार तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, इस बार तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। सर यू लिखने से ना कुत्ते के साथ दौड़ा दिया आपने इसको। हमारा कुत्ता तेरे को बड़ी आसानी से हरा देगा, हो तो सकती है बात। अरे हमारा कुत्ता तेरे को रेस में बड़ी आसानी से, हो सकती है, होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग मतलब उतना सही नहीं है। तो इसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं मीनिंग के बेस पर, इसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं मीनिंग के बेस पर, कि भैया मीनिंग कुत्ते कंपैरिजन कुत्ते से करा लो यार, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम क्यों नहीं प्रेफर कर रहे? क्योंकि इसमें डॉग नाउन रिपीट हो रहा है। ये प्रोनाउन इसीलिए तो बनाए थे। ये अरे योर्स का जो मतलब है, योर्स का मीनिंग ही होता है योर डॉग। योर्स जो लिखा होता है उसका मतलब ही होता है योर डॉग, हाँ कि ना? योर्स का मतलब ही होता है योर डॉग, हाँ कि ना? बोलो। पजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, यही तो पढ़ा है हमने। पजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। तो ये लिख दें चाहे ये लिख दें, बात एक ही है। ये छोटा है और सबसे कंसाइज है, ये छोटा है और सबसे कंसाइज है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये प्रेफर करेंगे इसकी बजाय। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन क्यों डॉग नाउन रिपीट करना, फिर प्रोनाउन बनाए क्यों? फिर तो प्रोनाउन बनाते ही ना, अगर यही सब कारिस्तानी करनी थी, बार 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 यही लिखना था तो। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको करके दिखा दो अब जरा जल्दी से। एक ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं। बच्चा पूछ रहा है, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कहीं सुबह सुबह पिट के तो नहीं आ रहे हो?
चलो, आर आर इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी, ठीक है। हमारा जो है ना भैया सबसे बड़ा वाला घर है इस कॉलोनी में, इन प्रीपोजिशन है, कॉलोनी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, दिस क्या हो गया जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा जी, अब जरा इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना। इतनी बात तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता चल गई होगी, बेसिक्स में कराई थी कि इज एम आर वाज वर्ब जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह से काम करे, लिंकिंग वर्ब कहते हैं, कोई एक्शन नहीं होता, आगे कोई मेन वर्ब नहीं आ रही होगी, आगे कोई मेन वर्ब नहीं आ रही, इसका मतलब खुद ही मेन वर्ब है, खुद ही मेन वर्ब है तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है। अरे हाँ कि ना। और जब लिंकिंग वर्ब आती है तो कोई ऑब्जेक्ट तो होते नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब लिंकिंग वर्ब आती है तो कोई ऑब्जेक्ट तो होते नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, हमारा घर बड़ा है यही तो बताना है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों दिए हो तो बेसिक्स में कराया था कौन बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों दिए हों तो कौन बनता है भाई साहब, नाउन बनता है। हाँ कि ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दिया तो फिर इस नाउन का फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करना, यहां पर जरा समझने की कोशिश करना कि भैया मुझे चाहिए सब्जेक्ट, है ना। वर्ब आ रही है तो ऑब्वियस बात है जब भी मेन वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट चाहिए तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए। आर तो पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आर तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और हमें यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें तो सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो अब मुझे बताओ कि फिर से वही बात, सर यहां पे आर हाउस लिख दें या आर्स लिख दें कि वी लिख दें, वी इज द बिगेस्ट हाउस, हम हैं सबसे बड़े घर हैं, वी लिख दें क्या? समझना बच्चे, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे कोई भी प्रोनाउन लिख लो, आई इज द बिगेस्ट हाउस, वी इज द बिगेस्ट हाउस, ही इज द बिगेस्ट हाउस, ये मत कर देना। अरे घर और ये एक ही होंगे, कोई इंसान थोड़ी घर बन जाएगा, तो ये तो प्योर प्लेन मूर्खता है। हाँ कि ना। अच्छा जी, आर हाउस और आर्स में से क्या लिखोगे, आर हाउस और आर्स में से क्या लिखोगे? ऑब्वियस बात है मेरे भाई कि हाउस नाउन जब इसी सेंटेंस में लिखा जा चुका है तो दो दो बार लिखने की क्या जरूरत है। हाँ कि ना। तो ये लिखेंगे हम, गलत ये भी नहीं है लेकिन ये लिखेंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आएगा, कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आएगा कि क्या सर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर हाउस इज द बिगेस्ट, क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं? मतलब जैसे आपने क्या किया, यहां प्रोनाउन लगाया और यहां नाउन लगाया, मैं एक काम करता हूं ना वो यहां लिख लेता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे, एकदम लिख सकते हो, ये सब्जेक्ट हो जाएगा जिसमें और ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन समझना जरा, पेपर में क्या आता है, पेपर में ना ऐसे स्लैश बने हुए आते हैं, पेपर में क्या होता है ऐसे स्लैश बने होते हैं, जैसे ये लग गया, यहां पे ये लग गया, ऐसे स्लैश बने हुए आएंगे ए बी सी डी, और तेरे को एरर बताना होगा कि कौन से पार्ट में, एरर बताना होगा कि कौन से पार्ट में। हाँ कि ना। अब मुझे बता, अब मुझे बता कि क्या इस केस में तेरा वो काम हो सकता है कि यहां पे आर हाउस लिख दूं, यहां से हाउस काट दूं, क्या ऐसे में कर सकता, दो दो पार्ट में एरर करके आ सकता है क्या? नहीं ना। तो वही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर तू वैसे पूछ रहा है नॉलेज के लिए कि क्या सर ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन पेपर में जब स्लैश लगे होंगे तो एक ही पार्ट में एरर करके सही कर सकता है ना, तो वो ए पार्ट में एरर करना पड़ेगा तुझे। आई मेरी बात समझ? अब पांच सात बच्चे फिर ये कमेंट कर रहे थे, सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तू ना भी पूछता तो मुझे बताना ही था। नया लौंडा नहीं हूं, 12 साल हो गए बच्चे, जो तू पूछना चाहता है वो मुझसे पूछा जा चुका है, कमेंट से उंगलियां दूर रख, क्रीम कंटेंट छूट जाएगा बावले। चलो जी, फिर से आ जाए डीपीपी पे, इतना पढ़ लिया, पांच सात तो रगड़ने चाहिए फिर हमें वापस, कुछ क्वेश्चन तो हमारे इस बेस पे बनने चाहिए हैं। देखो इनमें से कोई है ऐसा उसके बेस पे।
ये रहा 5 नंबर, करना जरा। मैं सोचता हूँ कि मैं ना बहुत बेसिक से, कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यार, ऐसा कौन बालक होगा, फिर भी कोई कोई मेरा भ्रम ये तोड़ देता है। अभी मैंने बताया कि वी वी आर द बिगेस्ट हाउस, तो कर नहीं पाएंगे, मैं थोड़ी घर हूं। एक पूछ रहा सर वी भी तो हो सकता है, कतई पाताल लोक लेके जाएगा क्या? अरे जुल्मी। हाँ जी, इट्स नॉट आर बुक, ये हमारी किताब नहीं है, ये हमारी किताब नहीं है। इट मस्ट बी देयर्स, ये जरूर उनकी होगी। ये हमारी किताब नहीं है, ये हमारी किताब नहीं है, जरूरी है उनकी होगी। अब क्या कहना चाह रहे हो? उनकी किताब, ये हमारी किताब नहीं है, जरूरी है उनकी किताब होगी, ये कहना चाहते हो? ये हमारी किताब नहीं है, जरूरी है उनकी किताब होगी। इट मस्ट बी देयर बुक, यही तो लिखना चाहते हो। इट इज नॉट आर बुक, इट इज नॉट आर बुक, इट मस्ट बी देयर बुक, यही तो कहना चाहते हो। अरे हाँ कि ना, ये हमारी किताब नहीं है, ये जरूर उनकी किताब होगी, तो देयर प्लस बुक लिखना है। देयर प्लस बुक लिखना है, बुक नाउन को रिपीट होने से बचाना है। तो फिर क्या ये कौन करता है ये काम कि नाउन को रिपीट होने से बचा दे और पजेसिव वाला भी मीनिंग दे दे? कौन है इसके लिए? वो है पजेसिव प्रोनाउन। इनमें से पजेसिव प्रोनाउन बताना भैया कौन सा है? इनमें से पजेसिव, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के ऊपर अपोस्ट्रोफियस, ये तो नाउन के ऊपर लगते हैं अपोस्ट्रोफियस। ऐसा तो कोई वर्ड है ही नहीं, ऐसा भी कोई वर्ड है ही नहीं। बच के ये वाले दोनों, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। मुझे प्रोनाउन चाहिए, देयर बुक कहना है मुझे, तो ये आएगा जी। क्लियर हो गया? फिर बता रहा हूं बच्चे, काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये बी लिंकिंग वर्ब, ये वो, ये कैसे? बच्चे इसको फिर बता रहा हूं, 5 क्लास बेसिक की लगा के, 6 क्लास बेसिक की लगा के शेक्सपियर नहीं बने हो अभी, इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, खाली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। और जब सारा चैप्टर हो जाएगा, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, जब और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, वर्ब में और बेसिक क्लियर हो जाएंगे, फिर तुम ये भी कर पा रहे होगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। हाँ जी, इसको करके दिखाना जरा। अब एक भाई कह रहा है सर उसमें ये लिख सकते हैं वी हैव द बिगेस्ट हाउस, तो वो तो ऑब्वियसली लिख ही सकते हैं बच्चे, इसमें क्या पूछना है? जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड सोचो ना। ऐसे तो सर ये लिख सकते हैं माई अंकल हैज द बिगेस्ट हाउस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ही सोल्ड हिज हाउस, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे जो कॉन्सेप्ट है उस पर देखना है यार कि उसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ऐसे तो दुनिया जान के 1.5 करोड़ सेंटेंस लिख सकते हो तुम, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वो सोचना, कहीं और ही जोन में चला गया। बोथ ऑफ माइन चाइल्ड पास्ड द एग्जाम, मेरे जो दोनों बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम पास कर दिया। पहली बात तो एक से ज्यादा है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा जी, मेरे बच्चे कहना है नाउन के साथ क्या लगते हैं, प्रोनाउन लगते हैं कि एडजेक्टिव लगते हैं? नाउन के साथ क्या लगते हैं, प्रोनाउन लगते हैं कि एडजेक्टिव लगते हैं भाई साहब? ऑब्वियस बात है कि एडजेक्टिव लगते हैं। तो यहां पे मेरे दोनों बच्चों ने एग्जाम पास कर लिया, ये मीनिंग देना था। ठीक, तो यहां पे चाइल्ड का चिल्ड्रन नहीं किया, ये रेस से बाहर हो गया। इसमें माइन की गलती है, ये वाला रेस से बाहर हो गया। अब बचे मेरे पास ये वाले दोनों, चिल्ड्रन के साथ तो वर्ब प्लूरल आएगी, ये कैसे आ सकता है? ये भी रेस से बाहर हो गया, यानी ऑप्शन आ गया जी अपना ए। हाँ जी, इस पे आ जाइए, इसको करके दिखा दो जरा। इट गोज विदाउट सेइंग का मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं। इट गोज विदाउट सेइंग यानी ये तो बोलने की बात ही नहीं है भाई साहब, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारा घर जो कि दिल्ली में है वो मेरे घर से कहीं ज्यादा बढ़िया है अलग अलग तरीकों से। अब ये ना ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है बच्चे, माई वन, योर वन, ऐसे कोई शब्द है नहीं, ये जबरदस्ती बनाए हुए वर्ड है, ऐसे कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते। और एक बात बता, माई प्लस वन, यही ये क्यों लिख रहा है? देख, वन का मतलब हाउस है, इतना तो तू समझ गया है ना? तो माई हाउस, माई हाउस, नाउन रिपीट ना करना पड़े उसके लिए तो प्रोनाउन बनाए थे। अब तू वही काम फिर एक प्रोनाउन लगा के करने लग गया, तो इस काम के लिए तो माइन वर्ड बना हुआ है ना।
इस काम के लिए तो माइन वर्ड बना हुआ है, इसी के लिए तो बना हुआ है वो। 9 नंबर पे आ जाओ, 9 नंबर पे आ जाओ। आ रहा है कुछ कॉन्फिडेंस कि आधे घंटे की क्लास देख के प्रीवियस ईयर के 4 सवाल उड़ा दिए मैंने। छाती से आवाज आ रही कि आह, इतना भी मुश्किल नहीं थी इंग्लिश जितनी मैं सोच रहा था। मैं श्योर नहीं हूं कि वो जो लाल गाड़ी पार्किंग स्लॉट में खड़ी है वो तुम्हारी है। मैं श्योर नहीं हूं, किस बात को लेकर श्योर नहीं हूं कि वो जो गाड़ी है वो तुम्हारी गाड़ी। मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं कि वो जो गाड़ी खड़ी है ना वो तुम्हारी गाड़ी है, ये कहना था। हाँ के ना, ये कहना था ना। तो यहां पे बच्चे आपको योर कार चाहिए। आई एम नॉट श्योर दैट इफ द रेड कार, वो जो लाल गाड़ी खड़ी है पार्किंग स्लॉट में, इज योर कार। मैं इस बात से श्योर नहीं हूं कि वो जो लाल गाड़ी खड़ी है पार्किंग स्पॉट में दैट इज योर कार। योर कार के रिप्लेसमेंट चाहिए थी, कार नाउन को रिपीट नहीं कराना, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, योर्स लिखना पड़ेगा। बोलो जी, आई कुछ क्लैरिटी? नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हमें पढ़ना है जी इसको, बिल्कुल आसान। ये जो इट अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, ये इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है। ये जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की या इट हैज की। ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की या इट हैज की। जब हमें सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि मुझे इट इज या इट हैज चाहिए, इट इज या इट हैज चाहिए, तो फिर ये लगाते हैं। और ये वाला जो होता है यह एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। मान लो कोई कुत्ता है, मुझे कहना है कि इसकी पूंछ बड़ी लंबी है, तो इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग। इसकी पूंछ बड़ी लंबी है। मुझे कहना है कि इस बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इट्स हाइट कर देंगे। सारी बात समझ में? चलो जी, इसको करने की कोशिश करो जरा। आशीष, बच्चे जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ ले प्लीज़, ज्ञान का दिखावा मत कर, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ क्लास डिस्टर्ब मत कर, ठीक है? जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ ले प्लीज़। मेरे को पता है तूने कोर्स पहले कर रखा है, थोड़ा सा तेरे अंदर वो आ रही है शो ऑफ करने की। कमेंट से उंगलियां हटा ले बच्चे, तेरे भले के लिए कर। इस सेंटेंस को देखो, इसका मीनिंग देखो, और फिर सोचो कि हमें चाहिए क्या। फिर देखो कि हमें चाहिए क्या। हाँ जी, देखो मैं आपको 2 एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करूं। देखो ये कब लगेगा, मान लो मुझे कहना हो, जैसे मुझे कहना है इट इज एन ईजी क्वेश्चन। ये एक ईजी क्वेश्चन है, इट इज एन ईजी क्वेश्चन, यह एक आसान क्वेश्चन है। मान लो मुझे ऐसा कहना हो, ठीक? तब मैं लगाऊंगा, ये लिख दिया मैंने इट्स, जिसका मतलब है इट इज, इट्स एन ईजी क्वेश्चन, इट्स एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है? या फिर मैं क्या कहूं, इट्स टेल, इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग। मान लो कोई कुत्ता वगैरह है और मैंने कहा कि इसकी पूंछ बड़ी लंबी है। कोई कुत्ता वगैरह है और मैंने कहा कि इसकी पूंछ बड़ी ही लंबी है। समझ में आया दोनों का काम? जब आपको ये इट इज लगाना हो तो ये वाला लिखते हैं। अच्छा, जब आपको एक नाउन पे पोजीशन बनाना हो तो ये वाला लिखते हैं। एरर क्यों आता है इन पे? एरर इसलिए आता है क्योंकि इसको बोल के दिखाना क्या है ये इट्स, इसको बोल के दिखाना क्या है ये इट्स। बोलने में सेम है, दिखने में सेम से, इसलिए इन पे एरर बनता है, इसलिए कंफ्यूजन होती है, इसलिए पेपर में पूछा जाता है। करो जरा। और एक चीज नोट्स के बारे में और बोल देता हूं बच्चे। अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, अब वो नोट्स के नाम पे पता क्या करेगा, जो स्लाइड पे लिखा हो वो लिख देगा, ठीक है?
क्या करेगा, आर काट के आर्स आएगा ये लिख देगा, ठीक। उसको ऐसा लगता है ये तो मुझे याद ही रहेगा ना, इसमें क्या है, वो आर्स को काटेगा और आर लिख देगा। फिर जब वो 3 महीने बाद अपने नोट्स उठाएगा तब उसको याद नहीं आता, अरे यार। तो भैया अगर अपने नोट्स बनाने हैं, अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो नीचे हर एक की एक्सप्लेनेशन लिखना क्लास देख के। यहां पर आर नहीं आर्स का यूज होगा क्योंकि हाउस नाउन है, सॉरी, क्योंकि मुझे यहां पर सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। आर एक एडजेक्टिव होता है और यहां प्रोनाउन चाहिए इसलिए आर्स लिखेंगे। ऐसे पूरा लिखना ताकि बाद में रिवीजन के समय वीडियो ना देखनी पड़े वापस। नोट्स का काम होता है टाइम बचाना। और अगर तेरे को इतना डिटेल लिखना नहीं आता या तेरे पास समय नहीं है तो बच्चे बने बनाए डिटेल्ड नोट्स हैं जो मैंने खुद अपने हाथ से लिखे हैं। ये जैसे पढ़ाया ना बिल्कुल ऐसे लिखा मिलेगा एक्सप्लेनेशन में नीचे कि यहां आर कट के आर्स का यूज होगा क्योंकि यहां सब्जेक्ट की जरूरत है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है, यहां पजेसिव प्रोनाउन लगेगा जिसका मतलब आर हाउस होगा। इतना डिटेल्ड ऐसे लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने खुद लिखा है। Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, दोनों के लिंक है, जहां से सस्ती पड़े वहां से ले लेना। खुद बना सकते हो, बहुत अच्छी बात। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं सोचना ये किताब बेचने के लिए कर रहा होगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं बनाओ तो फिर ढंग के बनाना, नोट्स मजाक मत बनाना। नोट्स का काम है कि जब पेपर पास आए तो मेरे को रिवीजन के समय पे वीडियो ना देखनी पड़े दोबारा। बना तो फिर उस लेवल के बना, और अगर उस लेवल के नहीं बनाने आते तो चुपचाप वो मंगा ले, तेरा फायदा होगा। हाँ जी, कर ले अब इसको डिस्कस। अब मान लो कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई जानवर होगा, पेट होगा किसी के घर में, है ना। पेट के साथ लोग खेलते रहते हैं, कभी वो यहाँ खरोच मार देती है, कभी कुछ कुत्ता खरोच मार देता है, दांत गड़ा देता है, सब चीज चलती रहती है। तो वैसा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है ना, कि यू शुड कट इट्स टेल बिफोर इट हर्ट्स यू, नेल, सॉरी टेल्स नहीं, यू शुड कट इट्स नेल्स बिफोर इट हर्ट्स यू। तुम्हें इसके नाखून काट देने चाहिए, ये तुम्हें हर्ट करे उससे पहले, ये तुम्हें हर्ट करे, तुम्हें नुकसान पहुंचाए उससे पहले तुम्हें इसके नाखून काट देने चाहिए, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, कट मेन वर्ब है, क्या काटना है, नाखून काटने हैं। बिफोर कंजंक्शन है क्योंकि 2 क्लॉज हैं, इट सब्जेक्ट है, हर्ट्स वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुम्हें इसके नाखून काट देने चाहिए, ये तुम्हें हर्ट करे इससे पहले। अब नेल्स नाउन है। अब तू मुझे बता यहाँ पे तुझे इट इज या इट हैज चाहिए क्या। अब काफी बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे इट हैज भी मतलब हो सकता है क्या इसका। इट हैज एन इजी क्वेश्चन ना, ये तुझे सेंटेंस पढ़ के सोचना है कि इट इज मीनिंग है कि इट हैज मीनिंग है। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इट हैज को मिटा देता हूँ वरना तुम ज्यादा पजल हो जाओगे। ये आगे पढ़ा दूंगा किसी दिन, आज के लिए तुम यही मानो इट इज ही मतलब होता है इसका, वरना बिना मतलब परेशान रहोगे। तो मैंने क्या कहा, मतलब सेंटेंस के बेस पे आप सेंटेंस देखते हो तब आप खुद देखते हो कि भैया इट इज बोला होगा कि इट हैज बोला होगा। अब उसके लिए थोड़ी देखो मीनिंग निकालना आना चाहिए, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अभी वो नॉलेज नहीं है तो इट इज ही मान लो, ठीक है। तो मैं कह आपको ये रहा हूं कि यहां पे इट इज चाहिए क्या, यू शुड कट इट इज नेल्स, कि नाउन के ऊपर पोजेशन बनाना है, कि नाउन के ऊपर पोजेशन बनाने वाले पजेसिव एडजेक्टिव का काम में लेना है आपको। चाहिए क्या आपको, इट इज चाहिए, आपको इट इज चाहिए कि नाउन के ऊपर पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एक मुझे पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका यूज करूंगा। इसका तो मतलब इट इज होता है, ये मुझे चाहिए ही नहीं। इसको करके दिखा दो अब जरा जल्दी से। हाँ भाई, नोट्स में ये एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट एग्जाम्पल यही होंगे, चकाचक समझ आएगा। हाँ जी, समझ में आ गया था कि इसका मतलब इट इज है। अब ये क्या है, ये तो प्रोनाउन प्लस वर्ब हुआ ना, ये तो प्रोनाउन प्लस वर्ब हुआ। जब प्रोनाउन प्लस वर्ब की जरूरत होगी तो ये लगाएंगे, जब एडजेक्टिव की जरूरत होगी तब ये लगाएंगे।
देखो जरा, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसे आसानी से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इतनी बात तो सबको दिख रही होगी कि दो पोर्शन दिख रहे हैं, तो दो क्लॉज बन रहे हैं, तभी तो सो कंजंक्शन आ रही है। ये कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब है। ये सिर्फ सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है और कुछ मतलब नहीं है इसका। ये खाली सेंटेंस थोड़ा सा लंबा करने के लिए लिखा हुआ है, और इधर कोई जरूरत नहीं है अपने, मतलब एरर नहीं है इस पार्ट में। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना इतना ही था, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, ये क्लॉज लिखा तो वर्ब होनी चाहिए, वर्ब कहाँ है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब कहाँ है इसमें? दिख रही है कहीं पे वर्ब? ये तो गड़बड़ है सर, वर्ब ही नहीं है इसके अंदर तो। हाँ कि ना? तो वर्ब तो देनी पड़ेगी क्लॉज बनाना है तो, पहली बात। दूसरी बात, ये इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो इट्स कलर, इट्स हाइट, इट्स वेट, कोई नाउन होना चाहिए ना आगे। अरे कोई ना कोई नाउन होना चाहिए ना आगे, बोलो। तो यहां पे नाउन दिख रहा है क्या आपको? तो ये दोनों बातें क्या आपको चीख चीख के नहीं बता रही कि कुछ गड़बड़ है यहां पे मेरे को ऐसा क्या काम कर दूं, ऐसा क्या काम कर दूं, अभी ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसके अंदर वर्ब है, ऐसा क्या काम हो जाए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एकदम से प्रकट हो जाए? वो छोटी सी एक किल्ली लगा दो इसके ऊपर, ये अपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा दो, लो काम हो गया। इसका मतलब हो जाएगा इट इज। फिर क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा और ये आपका वर्ब बन जाएगी। अरे हाँ कि ना? फिर ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और ये वर्ब बन जाएगी, बोलो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम कर दे तो वो लिंकिंग वर्ब हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन आपका नाउन बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, इजी आपका एडजेक्टिव बन गया क्वालिटेटिव वाला, और वेरी आपका एडवर्ब बन गया डिग्री वाला। ये इसके लिए आया और ये इसके लिए आया, बस। क्लियर होगी इतनी बात? जब भैया पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए हो तो ये लिखते हैं, जब प्रोनाउन प्लस वर्ब चाहिए हो तो ये लिखते हैं, इतनी सी बात है। एरर क्यों बनते हैं सर? कॉन्सेप्ट तो आसान सा ही था, बोलने सुनने में सेम लगते हैं, बच्चा पजल होता है, इसलिए एरर बनते हैं। चलो चलो, अगला कॉन्सेप्ट कर लो फिर इकट्ठे ही कर लेंगे, अगला कॉन्सेप्ट और कर लो फिर इकट्ठे ही कर लेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव समझते हो आप? माई, आर, योर, हिज, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। टेबल दिखा था ना, पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। एक काम करो, इनमें से इनमें पजेसिव एडजेक्टिव भरो जरा, इनमें पजेसिव एडजेक्टिव भरो आपके हिसाब से जो सूटेबल हो। एग्जांपल लिख दूं आगे, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है भी तो। लो मैं इसके आगे लिख देता हूं, इनमें से भरना है आपको। ये ऊपर मैंने दिए हैं, इनमें से आपको भरना है जो आपके अकॉर्डिंग यहां पे सबसे सूटेबल है। एक छोटा सा बात सर, अगर मैं यहाँ पे इट इज ही लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा? अरे नहीं भाई, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, कोई भी लिख लो। ये छोटा है, कंसाइज है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो बस इसलिए लिख दिया। इट इज लिख देगा तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये तो वही बात होगी, सर कैन नॉट लिखें कि कांट लिखें, डू नॉट लिखें कि डोंट लिखें, अरे दोनों ठीक है भाई, इस पे एरर ना आता। भरो एक बार, अपने आप से थोड़ा दिमाग लगा के भरने की कोशिश करो कि यहां पे क्या आएगा।
हाँ कर दो। हाँ जी। यू एंड आई, तुम्हें और मुझे काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक। यू एंड आई शुड कंप्लीट माई होमवर्क, आर होमवर्क, योर होमवर्क, हिज होमवर्क। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूं। देखो बच्चे, हो तो इसमें सारे ही सकते हैं, मतलब सारे तो नहीं, मैक्सिमम। समझने की कोशिश करना। मान लो कि हम दो दोस्त हैं, एक तीसरा दोस्त हमारा और है निकम्मा, हम अपना होमवर्क करके आ चुके। सिचुएशन समझना मेरी बात। आंसर सबने यहां पे आर लगाया, आपका ठीक है, आर ही आएगा यहां पे, लेकिन मैं आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी डालने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो एक सिचुएशन ऐसी है कि हम दोनों ने तो अपना होमवर्क कर लिया, हमारा एक दोस्त था निकम्मा जिसने होमवर्क नहीं करा, और हम ये कह रहे हैं कि इसका होमवर्क जल्दी निपटाएंगे तभी तो क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? यू एंड आई शुड कंप्लीट हिज होमवर्क। तुम्हें और मुझे उसका होमवर्क करना पड़ेगा, ये तीसरे आदमी का, नकली का। अच्छा, एक सिचुएशन और, मैंने तो मेरा कर लिया, अब ये इसका बचा हुआ है, जब तक ये नहीं उठेगा तब तक वीडियो गेम कैसे खेलेंगे? तो तुम्हें और मुझे तेरा होमवर्क कर देना चाहिए जल्दी से, योर होमवर्क। और मैं नकली हूं, मेरे साथ वाले का हो चुका है यार, तू और मैं मिलके ना मेरा होमवर्क कर लेते हैं, माई होमवर्क। ठीक। और हम दोनों हैं थोड़े से मतलब मजनू टाइप के आदमी, ठीक है। उधर से हमारे को एक वो लड़की है जिससे हम दोनों ही मतलब समझ रहे हो थोड़े से प्रभावित हैं, उसने हमें अपना असाइनमेंट बना के देने के लिए दे के चली गई वो। अमन, मेरा असाइनमेंट बना देगा प्लीज यार, मेरे हाथ में ना लगी हुई है। अब हम दोनों बैठ के दोनों कटवा रहे हैं अपना, उसका होमवर्क बना रहे हैं। तो तुम्हें और मुझे कंप्लीट करना है उसका होमवर्क, हर होमवर्क। और मान लो तू और मैं वो काम करते हैं, दिहाड़ी पे लोगों का होमवर्क कॉपी कर करके देते हैं, 5 रुपए पर कॉपी मिलता है, 10 लोगों का होमवर्क पूरा करना है। तो तुम्हें और मुझे कंप्लीट करना चाहिए उनका होमवर्क। अब ये तो मतलब नॉन लिविंग के लिए, चीजों के लिए आता है, बिल्डिंगों का होमवर्क तो होगा नहीं, कुत्तों का होमवर्क तो होगा नहीं, तो ये तो आ नहीं पाएगा। यानी सिचुएशन के अनुसार आ तो सारे सकते हैं इसमें, इट्स को छोड़ के सिचुएशन के अनुसार आ तो सारे सकते हैं, लेकिन ये बाकी सिचुएशन समझाने के लिए मुझे अलग अलग सिचुएशन बनानी पड़ी, है ना। अगर 100 लोगों को ये सेंटेंस दिया जाएगा तो 100 लोगों में से 95% लोग इसका क्या मीनिंग निकालेंगे कि तुम्हें और मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा? आर सबसे बढ़िया है। फिर बता रहा हूं बच्चे, मीनिंग के अनुसार पॉसिबल है कि यहां पे एक सिचुएशन में माई भी आ जाए, ये सिचुएशन है कि यहां पे आर भी आ जाए, योर भी आ जाए, सब कुछ है। हाँ कि ना? आई बात समझ? लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, जिसके लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई सिचुएशन से समझाने की जरूरत नहीं, वो ये है। ऐसे ही राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर फूड। राधिका और सोनू जो है वो फूड के लिए वेट कर रहे हैं। अब फिर 50 सिचुएशन बना सकता हूं मैं ऐसे। राधिका और सोनू दोनों पति पत्नी हैं, राधिका और सोनू दोनों पति पत्नी हैं, उनका एक लड़का है, उन्होंने तो खा लिया, अब इस लड़के ने कोई अलग ही कोई और ही डिश ऑर्डर कर दी थी, अभी तक उसका खाना ही नहीं आया, अब ये खाए तो हम जाएं। तो राधिका और सोनू उसके खाने का वेट कर रहे हैं, हिज। आरी बात, इनकी कोई लड़की है, हर। अब मान लो राधिका और सोनू में से ये सोनू खा चुका है लेकिन राधिका का खाना नहीं आया, तो भी हर लगाना पड़ जाएगा। मेरी कुछ बात समझ रहे हो? तो सिचुएशंस के अनुसार आ तो काफी सारे सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन ना दी हो, अगर कोई भी सिचुएशन ना दी हो, तो फिर क्या लगाओगे? राधिका और सोनू उनके खाने के लिए वेट कर रहे हैं, राधिका और सोनू जो हैं ये दोनों उनके खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो यहां पे देयर फूड लिखना पड़ेगा। बोलो, क्लियर हो इतनी बात? ऐसे दे शुड सबमिट, वही प्रोजेक्ट होमवर्क वाली बात आ जाएगी, या तो सारे सकते हैं, लेकिन दे शुड सबमिट देयर प्रोजेक्ट। ऐसे ही मोनू हैज फॉरगॉटन, अब ये लंच बॉक्स तो किसी और का भी भूल के आ सकता है, लेकिन अगर कोई मीनिंग ना दे रखा हो तो ऑब्वियस बात है प्रेफरेंस किसको देंगे? हिज। कुछ बात आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
मोनू अपना लंच बॉक्स भूल गया, वो उनको अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना चाहिए, राधिका और सोनू उनके खाने का वेट कर रहे हैं, तुम्हें और मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये बोलते हैं बच्चे पजेसिव एडजेक्टिव, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। देखो आगे नाउन लिखा हुआ है, हाँ के ना। तो जैसा आपको मीनिंग चाहिए हो उसके अनुसार आप पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हो, जैसा मीनिंग के अनुसार आपको पजेसिव एडजेक्टिव लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे भी कई बार एरर आ जाते हैं। हालांकि प्रोनाउन चैप्टर का नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव का, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन जब पढ़ाई है इस सेंटेंस इस चैप्टर में, तो ये भी साथ साथ लपेट देते। बेसिक की बातें, ये तो मेरी नजर में कोई मतलब ग्रामर की बात है भी नहीं, ये तो बेसिक मीनिंग बेस्ड बात है। करना जरा एक बार होमवर्क पे आ जाए वापस, जल्दी से होमवर्क पे आ जाएं क्या। इसको करो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को। फिर बता रहा हूं बच्चे, अलग अलग सिचुएशन में आप बहुत सारे सकते हैं, लेकिन वहां जो सबसे ऑब्वियस है, जिसके लिए कोई स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, वो है जो मैंने लिखे हैं। आ तो और भी सकते हैं, मैंने खुद ने एग्जांपल देके बताया यार तुम्हारे बोलने से पहले ही। तो आर्यन भाई बता तो दिया, 200 फीट की बोरिंग करके तो पढ़ा रहा हूं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक, फिर भी अगर कोई कुछ चीज कम समझ में आए तो 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, लेकिन तू कमेंटों पे तेरा ज्यादा ध्यान है, कैसे समझ आएगा बेटा। हाँ जी। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडरी बिकॉज इट वॉज अंडर मैसिव डेप्ट। कंपनी ने डिसाइड किया कि उसकी जो सब्सिडरी है, उसके अंडर में जो छोटी कंपनी है, उसमें जो उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, स्टेक है, उसको वो बेच देंगे क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। ठीक है, अब ये जो देयर लिखा है ये किसके लिए लिखा है एक बार सोचना। ये जो देयर है ये किसके लिए लिखा है एक बार सोचना। कंपनी ने डिसाइड करा कि वो अपने स्टेक बेच देगी, कंपनी के लिए तो लिखा ही है। ये जो वर्ड है ये कंपनी के लिए लिखा गया, हाँ कि ना। अब मुझे बताओ कंपनी सिंगुलर है कि प्लूरल है। कंपनी सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है, देयर तो प्लूरल के लिए आएगा। अरे हाँ कि ना, दे शुड कंप्लीट देयर होमवर्क, राधिका एंड कुणाल शुड कंप्लीट देयर होमवर्क, ये तो प्लूरल के लिए आता है, ये तो प्लूरल के लिए आता है। मुझे तो यहां पे कंपनी के अनुसार सिंगुलर वाला चाहिए, नॉन लिविंग थिंग है, सिंगुलर वाला लगाना है, तो क्या लगाओगे भैया, इट्स लगाओगे, हाँ कि ना। और आगे देयर सब्सिडरी, फिर से ही वही वाली बात, कंपनी अपने स्टेक बेच रही है, उसकी सब्सिडरी में दोनों जगह पे इट्स का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो और देखो, इस पे आ जाओ। मोहम्मद जुनैद भाई कह रहे हैं लगता है मेरे कमेंट आप तक पहुंच नहीं रहे। पहुंच रहे हैं बच्चे, लेकिन तूने जो बात पूछी है ना उसका मुझे पता नहीं है कि आज बलराम सर की क्लास क्यों नहीं हुई, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या जवाब दूं ऐसी बातों का, क्यों मेरा फ्लो खराब कर रहा है। मेरे से पढ़ने आया, मेरी क्लास लगा रहा है, इस चीज से कोई रिलेटेड बात करेगा तो जवाब मिलेगा। और एक सलाह और दे रहा हूं बच्चे, भाई के नाते कह रहा हूं, थोड़ा सा ना ये पीडीएफ के जंजाल से बाहर आओ। ठीक है, भाई के नाते कह रहा हूं मैं आपको, मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो एक काम करना, आपको कुछ भी जिंदगी में पढ़ना हो, कुछ भी जिंदगी में पढ़ना हो, प्रैक्टिस की नहीं थ्योरी की बात कर रहा हूं, एक तो उसकी पीडीएफ रखना, मतलब पीडीएफ से पढ़ के देखना, और अगले दिन किताब से पढ़ के देखना। किताब वाले में कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा, वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ये आपके भले के लिए कह रहा हूं, मेरी बात मत मानो, एक दिन खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो। ये लैपटॉप में पीडीएफ का ढेर लगाना छोड़ दो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, खास करके थ्योरी वाला पार्ट। प्रैक्टिस चलो टेस्ट टेस्ट की फॉर्म में कर ली, समझ में आता है पीडीएफ से, क्योंकि उसके कोई नोट्स तो बनाने नहीं है, वो आपके लंबे टाइम तक याद भी नहीं रखना, आपने खाली प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो थ्योरी वाला कंटेंट है, चाहे वो इंग्लिश की थ्योरी हो या फिर मैथ्स के आपने जो सारे कॉन्सेप्ट्स के क्लास नोट्स बनाए हो, या जीएस की थ्योरी हो, ट्राई करिए बच्चे उसको प्रिंटेड फॉर्म में रखिए अपने पास, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी उससे पढ़ी हुई।
तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, बाकी धक्के खाने 1-2 साल तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ वट वी ईट एज फूड चॉइसेस। समझने की कोशिश करना। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ वट वी ईट एज फूड चॉइसेस। सॉरी, बीच में एज है ना, मैं भी कहूंगी क्या हो रहा है। जरूरी है इस बात को लेके अवेयर होना कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि फूड चॉइसेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे लाइफ स्पैन को अफेक्ट करते हैं। ये जो फूड चॉइसेस होती है ना, फूड चॉइसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अफेक्ट करते हैं हमारे लाइफ स्पैन को। ठीक है, अब क्या मीनिंग देना था यहां पे, हमारा लाइफ स्पैन। जरूरी है कि भैया हम अवेयर हो क्या खा रहे हैं हम, क्योंकि ये जो हम क्या खाते हैं, ये फूड चॉइसेस होती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस बात में हमारे लाइफ स्पैन कितना हम जिएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी पर्टिकुलर औरत के लाइफ स्पैन में, तुम्हारे लाइफ स्पैन में, कि हमारे लाइफ स्पैन में। क्या मीनिंग देना था भैया यहां पे, क्या मीनिंग देना था भैया यहां पे, हमारे लाइफ स्पैन में, अफेक्ट आर लाइफ स्पैन आएगा। जैसा मीनिंग देना था उसके अकॉर्डिंग लगा दिया हमने। और कोई भी है क्या इस कॉन्सेप्ट पे, ये वाला है, ये कर दो। फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, मतलब सरकार के जो अन्न भंडार है वो ओवरफ्लो हो गए, मतलब बहुत सारा उसके अंदर अनाज इकट्ठा हो गया है। सरकार देख रही है कि कैसे लिक्विडेट कर दे उसके, यानी कैसे इसको बांट दे, कैसे इसको खत्म कर दे उसके फूड स्टॉक को। सरकार कोशिश कर रही है लिक्विडेट करने का उसके फूड स्टॉक को। ये जो आपने लगाया है ना यहाँ पे, ये लगाया सरकार के लिए, ये लगाया आपने सरकार के लिए। सरकार देख रही है कोई तरीके लिक्विडेट करने के, यानी उसको खत्म करने के, बांटने के, उसका जो फूड स्टॉक है, ताकि डैमेज ना हो। तो गवर्नमेंट के लिए हिज लगाओगे क्या, नॉन लिविंग है तो इट्स फूड, इट्स ग्रेन स्टॉक लिखना पड़ेगा। तो बच्चे रीडिंग पे अगर थोड़ा सा आपने सेंटेंस के मीनिंग अगर आप निकाल पाते हो, थोड़े से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हो कॉन्सेप्चुअली समझ के, तो इस टाइप के प्रीवियस ईयर सवाल आप कर पाओगे। एक चीज मैं फिर बोल देता हूं बच्चे, अगर ये अभी आपको थोड़े टफ लग रहे हैं, 4 चैप्टर मेरे से पढ़ो, आसान लगेंगे, बिल्कुल ऐसे पपलू लगेंगे। ठीक है, पहले ही दिन में मैंने ये डाल के थोड़ा सा तो पंगा ले लिया है, थोड़ा सा तो पंगा ले लिया है, लेकिन ये डाले गए आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यार जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाए जाते हैं उस पर प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल आते हैं और ये समझ में भी आ रहे हैं मुझे। चाहे भले अभी 70% समझ में आए, 60% समझ में आए, एक बार करके देख, 4 चैप्टर करके देख। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा। पहले हमने पढ़े पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने पढ़े पजेसिव प्रोनाउन, अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये क्या बला है सर, जैसे एडजेक्टिव के अलग अलग टाइप थी, क्वालिटी वाले क्वालिटी बताते, क्वांटिटी वाले क्वांटिटी बताते, ऐसे ये भी कुछ ना कुछ करता होगा, हाँ के ना। इफ द डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन ऑफ थिंग, यूज रिसीवर इन रिफ्लेक्सिव केस। समझना है क्या लिखा हुआ है। बहुत बार हम ऐसे सेंटेंस नहीं देखते कि उसने खुद को घायल कर लिया, उसने खुद को तैयार कर लिया, ऐसे सेंटेंस नहीं बोलते क्या हम, उसने खुद को मार लिया, क्या ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं हम, हाँ जी। उसी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बने हुए हैं। जब जिसने एक्शन किया वो एक्शन उसी के ऊपर हो जाए तो फिर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस से काम नहीं चलता, उसको रिफ्लेक्सिव वर्जन में लिखना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव वर्जन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्जन होते हैं ये वाले। जैसे आज अपन ने क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर पजेसिव केस, ऐसे ही भैया ये है, ऐसे ही भैया ये है जो रिफ्लेक्सिव केस है, ऐसे ही ये है जो रिफ्लेक्सिव केस है, हाँ कि ना। समझने की कोशिश करो जरा, और अच्छी क्लैरिटी आएगी। ये दोनों सेंटेंसेस को सोचो एक बार कि इसका क्या मीनिंग होगा और इसका क्या मीनिंग होगा। एक बच्चा लिख रहा है,
ये वाले अमन सर अच्छे लग रहे हैं, आज ये डांट नहीं रहे, हमें यही वाले अमन सर चाहिए, वो खड़ूस वाले नहीं चाहिए। जैसी तेरी हरकतें हैं तुझे वही स्वाद मिलना चाहिए, वही प्रसाद के लायक है जो तू 150 कमेंट कर रहा है इस बारे में। पढ़ क्यों ना लेता है? फिर कहोगा ये डांट मार देता है। हरकतें ऐसी है मुन्ना तुम्हारी, पागल थोड़ी हूं इतना हाँ थोड़ा सा संकी हूं मैं, इतना नहीं हूं कि किसी को बिना मतलब किसी ने कोई कमेंट ही नहीं किया बिना मतलब उसको डांट मारे जा रहा हूं। जो ऐसी हरकत करता है फिर उसको प्रसाद देना पड़ता है। करो इसको। हाँ जी। ही किल्ड हिम और ही किल्ड हिमसेल्फ, समझने की कोशिश करना। अगर आप हिमसेल्फ लिखते हो तो पढ़ते ही क्लियर हो जाता है कि मारने वाला और मरने वाला एक ही है। जब आपने यहां पर हिमसेल्फ लिखा तो क्या आपको पढ़ते ही नहीं पता चल गया कि मारने वाला और मरने वाला एक ही है? इसीलिए ये वर्ड बनाए गए हैं, जो वर्ड बनाए गए ना, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि जब ऐसा बोलना हो ना कि ये काम इस पर खुद पर ही हुआ है तो मेरे सुनने वाले को, मेरे पढ़ने वाले को क्लैरिटी आ जाए। अगर ऐसे लिख देंगे, अगर ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि ये ही कोई और है और ये हिम कोई और है, उसने उसको मार दिया। ये ही कोई कुणाल होगा, हिम कोई राजेश होगा। तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसकी मैं बात करूं, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये और ये दोनों एक नहीं है। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो इसमें ये और ये दोनों एक ही हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम समझ आया क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अंग्रेजी में इसलिए बनाए गए जब हमें वाक्य पढ़ के ऐसा लगे कि जिसने इस काम को किया ये काम उसी पर हो रहा है, यानी किसी वर्ब का डूअर रिसीवर सेम है, यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो बच्चे उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया करो। क्लियर है? रोहित डांट खाएगा, पढ़ ले चुपचाप। सेम बात इस पे लगाने की कोशिश करना। सेम बात इसके बारे में सोचने, जो मैंने वहां बोला ना डिट्टो सेम यहां सोचने की कोशिश करो। सर इसमें क्या पहला वाला गलत है? अरे बिल्कुल गलत नहीं है, मीनिंग अलग है बस, मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद का परिचय दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद का परिचय दिया। तो इंट्रोड्यूस्ड वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? और इधर भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है बच्चे, जब हिमसेल्फ लिखा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है पढ़ने सुनने वाले को कि ये दोनों एक ही हैं भैया, कोई डाउट है ही नहीं। उसने खुद का परिचय दिया, उसने खुद का परिचय दिया, किसी के पास गया, अच्छा जी मैं मिस्टर गुप्ता, मैं इस कंपनी में काम करता हूं, तब ये लिखेंगे। अगर मान लो मिस्टर गुप्ता एक नए एम्प्लॉय कुणाल का परिचय दे दें, खुद का नहीं किसी और का परिचय दे दें, जी ये है कुणाल, इन्होंने कल ही ज्वाइन किया है, तो फिर ये लिखेंगे। अरे तो फिर ये लिखेंगे। अरे हाँ कि ना, आ रही है बात समझ में? अब कुछ वही वाले बच्चे वो नहीं होते, वो जो एक घोड़ा होता है ना जिसके आगे वो इधर ये दो वो ऐसे बांध देते हैं, वो ऐसे ही चलता है। एक बार जिंदगी में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आता है? जब लिंकिंग वर्ब आ रही हो। यहां लिंकिंग वर्ब दिख रही है तुझे? इतनी बात आई समझ में? तो भैया हमें पता चला ये क्यों बने हैं अंग्रेजी में। मैं बच्चे डायरेक्ट इस पे एरर भी करा सकता हूं, लेकिन मैं पहले आपका बेस बनाना चाहता हूं कि आपको एक चीज, हर चीज की क्लैरिटी हो कि पजेसिव प्रोनाउन कहां लगते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहां लगते हैं, क्यों लगते हैं। ऐसे ही मैंने इसके बारे में बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण क्यों हुआ, क्यों बने हैं वो। अब जरा इस पे एरर करते हैं अपन। इस सेंटेंस को देखना जरा, इस सेंटेंस को देखना जरा एक बार।
आशु भाई, रीडिंग करते समय जो वर्ड नहीं आते उनकी डायरी बना, बार बार उनको रिवाइज कर। यहाँ 150 बार कमेंट करने से हो जाएगा वो? ये बातें सारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बता तो दी। अभी जो चल रहा है उस पर कंसंट्रेट कर ले, नहीं तो फिर तू कहेगा 3 महीने से ग्रामर पढ़ रहा हूं वो भी नहीं आई। हाँ जी, ही अडाप्टेड हिम क्विकली टू द न्यू सिटी। ठीक है, अब यहां पे सब्जेक्ट है मेरा ही, ये वर्ब है, इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। क्विकली एडवर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, सिटीज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और न्यू जो है ये क्वालिटेटिव आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब अडॉप्ट माने होता है ढालना। थोड़ी सी अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक वर्ब होती है अडॉप्ट। अडॉप्ट के दो मतलब होते हैं। एक तो अडॉप्ट का मतलब होता है कोई गोद लेना, उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। एक अडॉप्ट का मतलब होता है लगाना, आई अडॉप्टेड दिस मेथड, है ना। एक तो इसका मतलब होता है गोद लेना, गोद लेना, और एक इसका मतलब होता है लगाना, आई अडॉप्टेड दिस मेथड, मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया। और एक ये है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है ढालना, उसने खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया। और एक वर्ड होता है अडेप्ट, ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है स्किलफुल, किसी काम को करने में बड़ा निपुण। ठीक, ये वाला जो अडॉप्ट है ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब अडॉप्ट लिखा हुआ, अडॉप्ट माने होता है ढालना, अडॉप्ट माने होता है जी ढालना। अरे हाँ के ना। अब जरा सोचने की कोशिश करो, क्या कोई किसी और को ढाल देगा? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए था? क्या ऐसा हो सकता कि अजय ने कुणाल को ढाल दिया? ऐसा कि उसने खुद को ढाल लिया बड़ी जल्दी से नए शहर के अकॉर्डिंग? क्या मीनिंग देना हो सकता है यहां पे? क्या कोई किसी दूसरे को ढाल सकता है क्या? बोलो, खुद को ही ढालेगा ना। मैंने खुद को ढाल लिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी ढालने वाला और ढलने वाला सेम होते हैं, यानी ढालने वाला और ढलने वाला सेम होते हैं, हाँ के ना। तो अगर किसी वर्ब का डूअर रिसीवर सेम है, अगर किसी वर्ब का डूअर रिसीवर सेम है, या कह लो अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही बंदा है, तो उस केस में नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस से काम नहीं चलता। उस केस में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव वर्जन लिखना पड़ता है, और ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ है। ऐसे शी होता तो हर सेल्फ लिखते, आई होता तो माई सेल्फ लिखते, यू होता तो योर सेल्फ लिखते। आई बात समझ? एक सेंटेंस और देख लो। अब ये कह रहा है सर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने में इंग्लिश ढाल लिया। अरे डाल लिया और ढाल लिया में फर्क होता है। तू पहले इंग्लिश छोड़, हिंदी सीख। इंग्लिश की क्लास बाद में लगाना, हिंदी लगा पहले। बस छोड़ रहा हूं भी 5 मिनट में, 5 ही मिनट में छोड़ रहा हूं बस। जल्दी से एक बार ये वाला सेंटेंस कर दो, या और भी होंगे यार। चलो कल ही आगे निपटाएंगे इसको, ठीक है। आज यहीं वाइंड अप कर लेते हैं, कल आगे निपटा देंगे इसको, ठीक। उम्मीद करता हूं कि ये जो एक टाइप से कह लो कि मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है कि क्लास के अंदर ही उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर सवाल भी आपको कराए, ताकि आपके अंदर मोराल बूस्ट हो, कॉन्फिडेंस आए कि भैया प्रीवियस ईयर के सवाल में साथ साथ हो पा रहे। अभी 70% ही भले ही समझ में आए, डीमोरलाइज मत होना, ठीक है। पहले मैं इनको लास्ट में कराता था, चैप्टर के बिल्कुल एंड में देता था बच्चे को, ताकि तब तक थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। अब ये थोड़ा सा नया लास्ट में भी कराऊंगा, उधर भी नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा कह लो आप, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए, डीमोरलाइज नहीं होना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश। अगर 4 चैप्टर मेरे साथ बिता दोगे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से, तो मेरा वादा है कि इंग्लिश में दोबारा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल लिखित में दे रहा हूं ये बात। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ते चलिए। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अगली क्लास में।